चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th सॉलिड स्टेट। और मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर के सारे फार्मूले। और सारे फार्मूलों में एक तो एनसीईआरटी में जितने फार्मूले वो तो सारे होंगे ही होंगे, लेकिन इसके अलावा आपको अदर फार्मूले भी विच आर मिसिंग फ्रॉम एनसीईआरटी बुक बट रिलेटेड विद आईआईटी मेंस, आईआईटी एडवांस्ड, नीट एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो ये जो मैंने लिया है, देखिए मैंने यहाँ लिखा है एनसीईआरटी बेस्ड प्लस एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। और एक बात मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में जाके पहले सॉलिड स्टेट चैप्टर का पूरा वीडियो अच्छे से पढ़ लीजिए। जो मैंने बनाया है वो एनसीईआरटी बेस्ड है और वो हर एक कंपटीशन लेवल के लिए आना ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेम्स ऑफ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल। बहुत लोगों को ये फार्मूला नहीं लगेगा, लेकिन मुझे तो ये फार्मूला लगता है क्योंकि 7 टाइप्स के होते हैं। ये टोटल कितने तरह के होते हैं? टोटल 7 टाइप्स के होते हैं और इन सब के नाम हमें याद होने चाहिए। तो इसको आप ऐसे याद कर लिया करो, आराम से याद हो जाएगा। CTOHRMT, सी से हुआ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, टी से हुआ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ओ से हुआ ऑर्थो रोम्बिक, एच से हुआ हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, आर से हुआ रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, एम से हुआ मोनोक्लिनिक और टी से हुआ ट्राइक्लिनिक। तो ये हमारे टोटल मिला के 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम्स हैं। भाई जी कम से कम आप लोग इनके साथ के नाम तो याद कर लो। दुनिया में पाए जाने वाले सॉलिड्स जिनकी संख्या लाखों में है, लाखों इस तरह के सब्सटेंसेस हैं विच एग्जिस्ट एज सॉलिड। तो उनकी जब सॉलिड फॉर्म में हम जाएंगे तो वो इन 7 में से कोई ना कोई एक टाइप होगा। तो मेरे लिए ये फार्मूला है। एक फार्मूला ये है कि टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं, तो वो 7 है। और ये उनके नाम सारे लिखे हुए हैं, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप है वो है आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। अच्छा, अब मैं आता हूँ कि टाइप्स ऑफ ब्रेवेज लैटिसेस। देखिए क्यूबिक तो शेप है, लेकिन उसका इंटरनल अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। शेप तो क्यूबिक है, लेकिन उसका इंटरनल अरेंजमेंट अलग हो सकता है। कहाँ कहाँ पर लैटिस पॉइंट्स होंगे वो अरेंजमेंट अलग हो सकता है। वो दिखने में तो आपको बाहर से क्यूबिक दिखेंगे, लेकिन उनके इंटरनल अरेंजमेंट अलग अलग है। ब्रेवेज लैटिस ज़रा कम लोगों को समझ में आता है, फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज़ मेरे पास 3 रूम है, मेरे घर में 3 रूम है। तीनों रूम क्यूबिकल शेप के हैं, तीनों दिखने में बाहर से क्यूब की तरह लग रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं कमरे के अंदर इंटर करता हूँ तो पाता हूँ एक गेस्ट रूम है, एक डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है, एक बेडरूम है। तो उनके सबके अंदर के अरेंजमेंट अलग अलग है। ऑल्दो उनकी जो रूम की जो शेप है, रूम की जो ज्योमेट्री है सारे रूम्स की, वो क्यूबिक है। तो उसी तरीके से ब्रेवेज लैटिसेस में इंटरनल अरेंजमेंट डिफरेंट होते हैं। इनकी टोटल नंबर 14 है। तो इन माय ओपिनियन नंबर 7 एंड नंबर 14 दीज आर 2 फार्मूले। इनको भी आप फार्मूले की तरह, कोई वैल्यू अगर होती है और वो पूछी जा रही है तो वो भी एक तरह से फार्मूला हुआ। अब हम 14 प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे ना,
हमको याद करना है। 7 हम प्रूफ तो नहीं कर पाएंगे, तो हमको ये चीज़ याद करनी है, तो फॉर्मूला हो गया ये हमारा। तो टोटल 14 है और इसमें एग्जाम्पल के तौर पे 3 टाइप्स ऑफ ब्रेवेज लैटिसेस इन क्यूबिक सिस्टम। क्यूबिक के अंदर 3 तरह के ब्रेवेज लैटिस होते हैं जो बड़े पॉपुलर हैं। सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। लेट्स हैव फुल फॉर्म, ये भी एक फॉर्मूला है। सिंपल क्यूबिक, नाम से ही सब याद होगा, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एंड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो कुल मिला के हमारे ये 3 तरीके के ABC हमको यहाँ पर मिल गया। टाइप्स ऑफ ब्रेवेज लैटिसेस ये आपके सामने है, ठीक है। ये थोड़ा अटपटे से हैं, फॉर्मूले के तौर पे आपको लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही हैं। अब मैं यहाँ पर टाइप, यहाँ पर Z, यहाँ पर R और यहाँ पर PE मतलब पैकिंग इफिशिएंसी। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, 1 2 4, A/2, A√3/4, A√2/4, 52.4%, 68%, 74%। बहुत पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। Z एक टर्म है, Z एक टर्म है R और एक है पैकिंग इफिशिएंसी। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको यहाँ पर बताना ज़रूरी समझता हूँ। Z का मतलब होता है नंबर ऑफ बिल्डिंग पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, मतलब दैट इज ये एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है। किसकी एवरेज वैल्यू है? नंबर ऑफ बिल्डिंग पार्टिकल की, ठीक है। R जो होता है रेडियस ऑफ बिल्डिंग पार्टिकल और A होता है एज लेंथ ऑफ क्यूब, और जहाँ तक PE लिखा हुआ है ये होता है पैकिंग इफिशिएंसी। ये मैंने डायरेक्ट इनके रिजल्ट लिखे हैं। अभी मैं इनकी कुछ और भी फॉर्मूले आपके सामने लेके आ रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स के पास में अक्सर फार्मूलों का अच्छा कलेक्शन नहीं होता है। जो चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड है उनके लिए प्रॉपर वे में फार्मूलों का कलेक्शन होना चाहिए। जब हम लोगों के पास में कलेक्शन के तौर पे होता क्या है कि हम लोगों को टीचर लोग, चाहे हम स्कूल में पढ़ते हो या कोचिंग में पढ़ते हो, वो लोग क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ा देते हैं, फिर फार्मूलों का हम लोग अपने आप से कलेक्शन बना लेते हैं। या फिर बुक्स होती हैं, कुछ गाइड्स होती हैं, कुछ रिफ्रेशर्स होती हैं, उनमें भी फार्मूलों का कलेक्शन देते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें प्रॉपर डिटेलिंग नहीं होती है, इसलिए फार्मूले होने का कोई मकसद सॉल्व नहीं होता है। इसीलिए मैं आपको जो ये सोल्यूशन, जो फार्मूले मैं आपको दे रहा हूँ सॉलिड स्टेट चैप्टर के, मेरा मकसद यही है कि फार्मूलों में प्रॉपर डिटेलिंग भी हो, हर तरह के फार्मूले आपको उसमें मिले। और NCERT के तो फार्मूले मिले ही मिले, उसके अलावा NCERT के अलावा भी फार्मूले मिले हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो NCERT में पता नहीं क्यों, न जाने किन कारणों से हटा दी गई, और जबकि वो अभी भी कंपटीशन लेवल में मैं उनके क्वेश्चंस देखता हूँ तो मैं थोड़ा निराश होता हूँ, ये ठीक नहीं है। फिर भी है तो जो है वो है, तो इसलिए मैंने इसमें NCERT बेस्ड के साथ एक्स्ट्रा शॉर्ट भी लगाए हैं। चलिए मैं अब आपको आगे फार्मूले लेके बढ़ता हूँ। तो आप देखिएगा ये लिखा है रेडियस ऑफ बिल्डिंग पार्टिकल्स। तो एक तो मैंने आपको फार्मूले बताए, ये 3 अभी लिखे थे, ये सिंपल क्यूबिक के लिए, ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए।
डी यहाँ पर देखो रेडियस होता है d/2, डी होता है डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट बिल्डिंग पार्टिकल्स, दो नज़दीकी जो सबसे नज़दीक के हो, जो क्लोजेस्ट हो, उनके बीच की डिस्टेंस। जैसे मान लिया सिंपल क्यूबिक होता तो सिंपल क्यूबिक में ये वाला और ये वाला क्लोजेस्ट होता, या ये वाला क्लोजेस्ट होता। अब ये वाला और ये वाला यानी जो डायगनली प्लेस्ड है वो क्लोजेस्ट नहीं होते। तो ये 3 फार्मूले हुए, मगर ये फार्मूला कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, तो ये भी आप याद कर लीजिए, R = d/2, ठीक है ना। d होता है डिस्टेंस। अच्छा, कभी कभी न्यूमेरिकल में r की बजाय वो d पूछ देते हैं, तो हम फंस जाते हैं कि यार d का तो कोई फार्मूला है नहीं, तो वो अब आपका फार्मूला आ गया और वो तीनों को मैंने अलग से भी लिख दिया। एक बात और, मैं हमेशा हर बुक में r जब फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए उसका ये मैं फार्मूला देखता हूँ, a/2√2। अब मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे सीधे से फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि मैथ्स मेरा पहला प्यार है। केमिस्ट्री से तो मेरी बाद में शादी हुई, तो मैथ्स अगर मेरा पहला प्यार है तो मुझे मैथमेटिकल वर्क तो बहुत ही अच्छा लगता है। अच्छा, तो जैसे इस फॉर्म में अगर हम कोई भी टर्म लिख रहे हैं, तो मैंने जब जब मैथ्स में पढ़ा तो मैंने एक बात देखी कि डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू थोड़ा अच्छी नहीं लगती है, तो उसको हम लोग किसी तरह से न्यूमरेटर में लाते हैं। अब अगर ये a√2/4, देखिए ये a√2/4 आया, इसमें हमने √2 ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 नीचे मल्टीप्लाई किया, √2 इंटू √2 मिलकर ये 2 बन गया, और ये 2 से 2 2 जा 4, a/2√2। ये फार्मूला है, ये फार्मूला। ये फार्मूला हमेशा बेहतर है, लेकिन बुक में हमेशा ये फार्मूला लिखते हैं और बच्चे हमेशा यही याद करते हैं। और इस फार्मूले में एक कन्फ्यूज़न भी है, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको क्या कन्फ्यूज़न है। अब जैसे मान लीजिए ये तो आपने याद कर लिया a/2, BCC में a√3/4, तो FCC में a√2/4। तो ये वैल्यू दोनों याद करना थोड़ा कन्वीनियंट है, एक में √3/4, एक में √2/4। लेकिन ये अगर एक वैल्यू हम ये याद कर रहे हैं और एक वैल्यू ये याद कर रहे हैं तो ठीक नहीं है। या तो इसको √3 करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऊपर 3 आएगा, कुछ कटेगा नहीं। तो मेरे हिसाब से ये दोनों फार्मूले परफेक्ट हैं। अब बात करते हैं पैकिंग फ्रैक्शन की। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब है कि कोई गिवन वॉल्यूम है, उसमें कितना हिस्सा ऑक्यूपाइड है। हमें मालूम है कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स, बिल्डिंग पार्टिकल्स होते हैं, वो एटम होते हैं, आयन होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं। एटम, आयन या मॉलिक्यूल, 3 तरह के उसके अंदर बिल्डिंग पार्टिकल होते हैं। तो वो उनको स्फेरिकल माना जाता है, उनकी शेप को स्फेरिकल लिया जाता है। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके पास में एक पेटी है, बॉक्स है, उसमें आप बॉल रख रहे हो, स्फेरिकल होती हैं। तो बॉल को रख रहे हो तो क्या उसकी 100% वॉल्यूम ऑक्यूपाई होगी? नहीं होगी, क्योंकि बॉल को जब हम सटा के भी रखते हैं तो भी हम देखते हैं कि उनके बीच में कुछ जगह खाली बच जाती है। कुछ खाली जगह, जैसे ये बच गई, तो कुछ खाली जगह बच जाती है, तो कुछ वॉल्यूम ऐसा होता है जो ऑक्यूपाई नहीं होता है। तो हमको चाहिए वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय बिल्डिंग पार्टिकल, कितना बिल्डिंग पार्टिकल ऑक्यूपाई कर ले, कितनी जगह वो घेर लेता है, और अपॉन टोटल, तो वो पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, जैसे पैकिंग फ्रैक्शन है तो इसका ये देखो जनरल फार्मूला आप लेके आओगे, ये देखिए आपका जनरल फार्मूला है, दिस इज जनरल फार्मूला। अब ऐसा जनरल फार्मूला आपको कहीं किताब में नहीं मिलने वाला, कहीं किताब में नहीं मिलेगा, ना यूट्यूब में मिलेगा। यूट्यूब में मैंने देखा है किताबों को इधर उधर करके नए लोग बुक से पढ़ा, नोट कर लिया, उसको बता दिया। ऐसे नहीं होता है, तरीके होते हैं, और तरीके होते जो वर्किंग करने के साथ डेवलप होते हैं। उसके लिए वक्त देना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती। तो ये पैकिंग फ्रैक्शन का जनरल फार्मूला हो गया। यहाँ पर जो Vm है, V से वॉल्यूम, M से मॉलिक्यूलर, वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल। और जबकि मॉलिक्यूल को हम स्फेरिकल लेते हैं, तो स्फेरिकल अगर वॉल्यूम है, उसका रेडियस r है, तो यहाँ पर Vm का मतलब होता है 4/3 πr³। Vm का मतलब होता है 4/3 πr³। अब अगर हम r की वैल्यू यहाँ पर रख दें, सिंपल क्यूबिक वाली अलग है,
BCC वाली अलग है, FCCC वाला अलग है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी 52.4%, 68% और 74% ये वैल्यू हमारी आराम से निकल आएंगी। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ वो सारे वो फॉर्मूले हैं जो NCERT से डायरेक्ट रिलेटेड है। अब आप बोर्ड पे देखिए, एक मैंने और चीज़ लिखी है जो फॉर्मूला भी मिसिंग रहता है बुक से। पैकिंग इफ़िशियंसी इक्वल टू पैकिंग फ्रैक्शन इंटू 100। मान लिया कभी किसी क्वेश्चन में हमको कोई पैकिंग फ्रैक्शन किसी की वैल्यू दी गई और हमसे कहा गया कि उसकी पैकिंग इफ़िशियंसी निकालो, तो हम फंस जाते हैं। फिर हमारे पास कोई फार्मूला बुक में दिखाई नहीं देता है, तो फिर फ्रैक्शन को इफ़िशियंसी में बदलना है, 100 मल्टीप्लाई कर दो। अब इसे सिंपल क्यूबिक का आपसे पैकिंग फ्रैक्शन अगर पूछा जाएगा तो आप ये फ्रैक्शनल वैल्यू रखोगे। फ्रैक्शनल वैल्यू में टोटल वैल्यू 1 होती है, परसेंटेज में टोटल वैल्यू 100 होती है। जैसे हमारा कोर्स 100% कंप्लीट हो गया, हमारा कोर्स पूरा कंप्लीट हो गया। पूरा का मतलब 1 था, 1 पूरा कंप्लीट हो गया। हमारा कोर्स 1 है, 1 पूरा हो गया। हमारा कोर्स 50% कंप्लीट हो गया। हमारा कोर्स 50% कंप्लीट हो गया का मतलब क्या हुआ? 1/2, या हम बोले आधा कंप्लीट हो गया 1/2। जब फ्रैक्शनल बोलेंगे तो 1/2 आएगा, और अगर 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 50%। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखिए लिखी हुई है, और इन्हीं में जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम। कभी कभी क्वेश्चन में वो अचानक से हमसे अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम पूछता है। पैकिंग फ्रैक्शन शो करता है ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, अनऑक्यूपाइड वॉल्यूम समझ में नहीं आता है। उसके लिए फॉर्मूले का तरीका ये है, अनऑक्यूपाइड परसेंटेज अगर हमें निकालना है तो बस ये वैल्यू को 100 में माइनस करेंगे। अगर फ्रैक्शन निकालना है तो 1 में माइनस करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने सिंपल क्यूबिक का निकालना है तो 100 में हमने ये वाली वैल्यू माइनस कर दी तो परसेंटेज में निकल आया। अगर हमको फ्रैक्शनल वैल्यू चाहिए तो 1 में ये माइनस कर देंगे तो वो वैल्यू निकलेगी, वो 0.476 निकलेगी। और देखिए BCC इज़ मोस्ट इफ़िशियंट, यानी ईश्वर ने बोला कि यार तुम सबसे शानदार हो क्योंकि तुमने जगह की बर्बादी सबसे कम की है। तुम्हारा सिर्फ 26% हिस्सा खाली है, वो आपको खाली रखना ही पड़ेगा, उसकी कोई वो नहीं है। अब देखिए हम क्लोज पैकिंग की बात करें, सॉलिड के साथ एक टर्म हमेशा जुड़ता है, ठसाठस, क्लोज पैकिंग। तो क्लोज पैकिंग में हमको एक एक करके चीज़ें समझनी है, और ये भी फॉर्मूले हैं क्योंकि आपसे कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है। देखिए टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक फार्मूला वो होता है जो न्यूमेरिकल लगाने के लिए किया जाता है, और कुछ वैल्यूज़ होती हैं तो उनको भी हम फार्मूले के अंदर, उसको कैटेगरी के अंदर रखता हूँ मैं। ठीक है, तो क्लोज पैकिंग अगर हमको देखना है 1D, 1 डायमेंशन, तो हमने क्या किया, एक बॉल की एक रो लगा दी सटा के। और कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है किसी एक पार्टिकल से डायरेक्टली कितने स्फीयर उसको टच करते हैं, नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर। सपोज वी हैव टू डिटरमाइन कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ a given sphere, then check the sphere is directly attached with how many number of spheres directly touch that particular sphere। ये स्फीयर है, इसका निकालना, इससे डायरेक्टली 2 हो रहे हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया। क्लोज पैकिंग में एक ही टाइप बन सकता है, लेकिन 2 डायमेंशनल में, 1 डायमेंशनल में एक ही टाइप, 2D 2 डायमेंशनल में इधर भी लंबाई, लेंथ हो गया, ब्रेड्थ हो गया। तो इसमें पहला है हमारा 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अच्छा 2D 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग है। अब देखिए मैंने इसके लिए आपको ये कतारें लगाई हैं, वो आपको दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पे जब आपने पहली लेन लगाई तो जो ये वाला पॉइंट है इसके ठीक नीचे ये सब एक, अगर इनके सेंटर लोगे तो ये सब स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, ये स्क्वायर के मैनर में ये अलाइंड है। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने किसी का कोऑर्डिनेशन नंबर चाहिए तो हमने जैसे मान लिया ये ले लिया, इसको मैंने घेर दिया। अब इससे डायरेक्टली देखो, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये 4 पार्टिकल हैं जो डायरेक्टली इससे कनेक्टेड है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मतलब कि 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जो पहला टाइप है हमारा वो है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो अगर स्क्वायर क्लोज पैकिंग है तो उसकी वैल्यू हमको मालूम है, कोऑर्डिनेशन नंबर है उसका 4। लेकिन दूसरा जो टाइप है वो है 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जब 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होगी तो देखिए, अब आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये बनाया। अब इसके बाद ये वाला जो डिप्रेशन है, यहाँ पर एक बॉल, ये वाला डिप्रेशन, ये वाला डिप्रेशन, देखिए इसकी कंपैरिजन में इसमें जगह कम बर्बाद हो रही है, इसमें खाली जगह एम्प्टी स्पेस काफ़ी है, इसमें कम हो गया। एक और हमने लेन लगा ली, 3 लेन हमने लगा ली। अब हम इसमें देखते हैं कोई एक हमने रेफरेंस, ये रेफरेंस ले लिया। अब इससे डायरेक्ट जो टच करने वाले हैं, जैसे इसमें अगर हम इनको मिलाते हैं, देखो ये इनको मिला रहे हैं सेंटर को, तो एक स्क्वायर भी बन रहा है। और अगर हम इसमें जो डायरेक्ट इसको टच कर रहे हैं, देखो इसको 1 2 3 4 5 6 टच कर रहे हैं, इसको अगर हम मिलाएंगे देखिए ये हेक्सागन मिल रहा है। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है उसकी वैल्यू आ रही है 6। यहाँ की कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू इसकी आई थी 4 और उसकी आई थी 6। भगवान जी को भी बहुत पसंद है चौके और छक्के। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लोज पैकिंग इन 3D, 3 डायमेंशनल। चलो 3D में डायग्राम बनाना पॉसिबल नहीं है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी, NCERT होगी, उसको खोल के आप 3D के फार्मूले स्ट्रक्चर देख सकते हैं। लेकिन इनके टाइप में 2 होते हैं, एक CCP FCC या ABC टाइप अरेंजमेंट। ध्यान से समझिए, हमारा जो दिया हुआ है ये आपका 2 टाइप है, इसमें आपका क्यूबिकल क्लोज पैकिंग, CCP शॉर्ट में कहते हैं। इसका ये वही है जो आप जानते हो, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। और इसमें 3 तरह की लेयर बनती है। जैसे मान लिया हमें नीचे से, ज़मीन से हम अगर किसी को बनाना चाहें सॉलिड, सबसे पहले कुछ बॉल नीचे रखेंगे, उसके ऊपर एक खास पैटर्न में सेकंड लेयर बनाएंगे, फिर उसके ऊपर तीसरी एक लेयर बनाएंगे, फिर चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, ऐसे बनाते चले जाएंगे सीक्वेंस से। तो इस पैटर्न का एक नाम ये भी है जो अक्सर स्टूडेंट मिस कर देता है, क्योंकि वो उसको मालूम ही नहीं कि ये भी फार्मूला है, ABC टाइप अरेंजमेंट, ठीक है। तो ABC मतलब 3 लेयर है, एक लेयर A, फिर B एक अलग टाइप से पैटर्न में, C इसके अलग पैटर्न में, उसके बाद जो A होगा चौथी लेयर वो पहले की तरह होगी, 5th लेयर सेकंड जैसी होगी, 6th लेयर थर्ड जैसी होगी, ठीक है। अब इसमें जैसे हमने 2 पॉइंट छोड़ रखे हैं, एक कोऑर्डिनेशन नंबर हमने छोड़ा हुआ है, ज़रा देखिए इस कोऑर्डिनेशन नंबर को। यहाँ पर जो ये कोऑर्डिनेशन नंबर है इसको निकाल भी नहीं पाओगे आप, मॉडल बनाना पड़ेगा उसके लिए। 12 और पैकिंग इफिशिएंसी वही 74%। एक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग भी होता है HCP, कोऑर्डिनेशन नंबर इसके लिए 12 और पैकिंग इफिशिएंसी इसके लिए सेम 74% इसके लिए। टाइप्स ऑफ वाइड्स और वैकेंट स्पेस इन सॉलिड्स। वैकेंट स्पेस, सॉलिड में खाली जगह, पार्टिकल को सटा के आप रखोगे बॉल को, तो उनके बीच में जगह खाली होगी, उसी को बोलते हैं एम्प्टी स्पेस या वाइड। तो वाइड जो होती हैं सॉलिड में 2 तरह की होती हैं, टेट्राहेड्रल वाइड, शॉर्ट में मैंने TV लिख दिया, ऑक्टाहेड्रल वाइड OV लिख दिया। टेट्राहेड्रल पैटर्न के अंदर जो वाइड होता है टेट्राहेड्रल वाइड, ऑक्टाहेड्रल पैटर्न के अंदर जो वाइड होता है वो आपका हो गया ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक है। अब इसमें हम अगर आगे देखें तो टोटल नंबर ऑफ बिल्डिंग पार्टिकल अगर मान लो X है, क्योंकि इसको भी हम लोग प्रूव नहीं कर सकते, याद करना पड़ेगा। अगर X पार्टिकल हैं टोटल तो सेम नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड होंगे। 10 पार्टिकल तो ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने होंगे, 10 10। 100 पार्टिकल तो कितने होंगे, मतलब जितना ये X ही है तो X ही है।
और टेट्राहेड्रल वाइड डबल होते हैं, मतलब 2x होते हैं। उसके बाद अगला फॉर्मूला है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और यूनिट सेल। डेंसिटी एक ये फॉर्मूला हम कहीं मिस कर देते हैं, बड़ा छोटा नॉर्मल है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लेकिन ये दूसरा जो ये फार्मूला है ये मेन फार्मूला है, D इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यूब। जेड वही एवरेज नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स, एम है मोलर मास, एन ए है एवोगैड्रो नंबर, ए है हमारी एज लेंथ ऑफ द क्यूब। अब करीब करीब हमारे फॉर्मूले ख़त्म की तरफ बढ़ रहे हैं जो NCERT के। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखिए लिखा है बोर्ड पे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स। एक्स्ट्रा शॉर्ट लिखने का मेरा मतलब ये है कि ये वो फार्मूले हैं जो NCERT में नहीं दिए हैं। हालांकि और भी कई फार्मूले हैं लेकिन थोड़ा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, इसलिए मैं फ़िलहाल इतने ही आपको लेके चलूँगा। तो देखिए एक ये सबसे ज़रूरी चीज़ है आयनिक सॉलिड का ये पूरा डिटेल। तो कुछ न्यूमेरिकल ऐसे हैं जो इनकी डिटेल के बिना हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको भी मैं फार्मूलों की कैटेगरी में रखता हूँ। मैंने को NaCl लिया है, इसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है ये याद करना पड़ेगा। Cl माइनस है CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। Na+ कहाँ होते हैं सारे ऑक्टाहेड्रल वाइड में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6। क्या मतलब हुआ, मतलब ईच Na+ इज सराउंडेड बाई 6 Cl माइनस and each Cl minus is surrounded by 6 Na+ ions। उसी तरीके से ZnS में S2 माइनस CCP Zn+2 ये हाफ TV का मतलब जितने भी टेट्राहेड्रल वाइड होंगे उनके आधे ऑक्यूपाइड होंगे, वहाँ पर जिंक आयन होगा। तो ये मैंने सबका डिटेल लिख दिया है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये भी फॉर्मूले ही हैं, इनको आपको याद करना। और एक ये ब्रैग्स इक्वेशन है, इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इसके लिए। n लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। ब्रैग ने एक्सरेज का इस्तेमाल किया था, ब्रैग ने यूज ऑफ एक्सरे था टू डिटरमाइन इंटरनल स्ट्रक्चर। एक्सरे का इस्तेमाल इंटरनल स्ट्रक्चर को निकालने के लिए किया था। ये एक फार्मूला दिया था n लैम्डा, n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। लैम्डा जो होता है वो वेवलेंथ होती है एक्सरेज की। d होता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, दो प्लेन के बीच की डिस्टेंस। थीटा होता है इंसिडेंट एंगल, जिसको यहाँ पर हम ग्लेंसिंग एंगल भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इसको पूरा अच्छे से पढ़िए, डिटेल के साथ पढ़िए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।